बात करें एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स क्या है? तो कई पृष्ठवंशियों या कोर्डेट में जो स्केल्स हैं उनका प्रोटेक्टिव लेयर एक तरीके से कवरिंग पाई जाती है। ये स्केल्स एपिडर्मल अथवा डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। एपिडर्मल जो स्केल्स हैं वो मेलपिगी स्तर के श्रृंगीय व्युत्पन्न होते हैं जो सामान्यतः निर्मोचित और पुनः निर्मित होते रहते हैं, यानी एक बार झड़ने के बाद वापस इनकी बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। फिश और एम्फीबिया के अंदर बात करें, मछलियों तथा कुछ टोड्स और सिसिलियन अर्थात अंधे कृमियों को छोड़ अन्य एम्फीबियंस में एपिडर्मल सल्क हैं वो नहीं पाए जाते। यानी फिशेज में और टोड्स और सिसिलियन अर्थात अंधे कृमि हैं, उनके अलावा एपिडर्मिस सल्क इनमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि बाकी सब में एपिडर्मल सल्क पाए जाते हैं। एक यूरोपीय भेक या टोड पिलोबेटिस में जो उनके हाइंड लेग हैं के भीतरी किनारों पर जो हार्ड एपिडर्मल स्केल्स उपस्थित रहते हैं जो मिट्टी को खोदने में सहायक होते हैं। रेप्टाइल्स में पूर्ण विकसित एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, स्नेक्स और लिजार्ड्स के स्केल्स। ये सल्क एक दूसरे को ढकते जाते हैं अर्थात ओवरलैपिंग होते हैं तथा आधार पर एक दूसरे से कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आधार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये, और इनमें टाइम टू टाइम निर्मोचन या मोल्टिंग होती रहती है। और जिस तरीके से हम कैंचुली छोड़ता है सांप, हम देखते हैं वो अपने जो स्केल्स हैं वो एक पूरा बाहर खोली की तरह छोड़ देता है, जिसमें निर्मोचन से पूर्व सेट के नीचे सल्कों का एक नया सेट बन जाता है और जो स्केल्स की हैं संपूर्ण कॉर्निफाइड लेयर पूरी की पूरी एक साथ उतरती हैं। सांपों में शरीर के अधर तल पर स्थित स्केल्स शरीर के जो अन्य स्केल्स हैं उनसे अलग होते हैं। ये अनुप्रस्थ रूप से ट्रांसवर्स रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। सेकंड बात करें, इसके अंदर हम फर्स्ट हमने ये देखा, साथ ही जो स्केल्स हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस स्नैक्स के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो शरीर की सतह पर एपिडर्मी जो स्केल्स हैं उनके विशेष विन्यास के द्वारा विषैले और विषहीन सांपों की पहचान की जा सकती है। यहाँ पर विषैले और विषहीन सांपों की पहचान हेतु जो विभिन्न तरीके के स्केल्स हैं वो बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके के इनके अंदर स्ट्रक्चर रहते हैं। इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इस तरफ विषैले हैं और इस तरफ जो नॉन पॉइजनस स्नैक हैं उनके अंदर। तो इसमें हम देखें, यदि पूंछ इनकी पार्श्व लेटरली संपीड़ित होती हैं और सांप समुद्री है तो वो विषैला होता है। यदि पूंछ गोल है और सांप स्थलीय है तो सांप विषैला या विषहीन कुछ भी हो सकता है। भारत के विषैले जो स्नैक्स हैं वो वाइपर हैं, कोबरा नाग हैं, शेषनाग हैं, परवाल सर्प हैं और करैत हैं। अब देखें, यदि सभी जो अधर सल्क हैं या वेंट्रल स्केल्स हैं छोटे हैं या कुछ चौड़े हैं, चित्र 8.9, 1 और 2, 8.9, 1 और 2 के अंदर हम देखें, यदि सभी अधर सल्क छोटे और कुछ चौड़े हैं तो सर्प विषहीन है। इसके अंदर 8.9 और 1, 2 के अंदर देखें, सभी सल्क छोटे हैं और कुछ चौड़े हैं तो जो सर्प हैं या कुछ चौड़े हैं तो सर्प विषहीन है। 8.9 और 1 और 2 के अंदर आपने देखा बहुत छोटे हैं इसके अंदर या कुछ चौड़े हैं तो ये सांप विषहीन है। आगे देखें, तो यदि इसके अंदर वेंट्रल स्केल्स बड़े हैं और अधर सतह पर आर पार फैले रहते हैं तो सांप विषैला हो भी सकता है और नहीं भी। निश्चित रूप से पता करने के लिए सिर का निरीक्षण किया जाता है।
यदि सिर की पृष्ठ सतह डोर्जल सरफेस के सभी सल्क छोटे हैं 4 में, तो यह वाइपर हैं जो विसेला होता है। अब डायग्राम नंबर 4 को देखें हम। सभी स्केल्स इसके अंदर अगर छोटे हैं तो ये विसेला हो सकता है और ये वाइपर हो सकता है 4 नंबर के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया गया है। पृष्ठ सतह डोर्जल सरफेस के तो वाइपर है। यदि सिर की पृष्ठ सतह पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के स्केल्स हैं तो सांप विसेला हो सकता है और नहीं भी। यदि आँख और नासा छिद्र के बीच गड्ढा है 6 नंबर में, तो सांप गर्त वाइपर है जो एक विसेला है। 6 नंबर के अंदर हम देखेंगे आँख और नाक के बीच गड्ढा है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आँख और नाक के बीच पिट है, तो ये एक तरीके का विसेला पिट वाइपर सांप है जो कि बहुत ही विसेला है। ये भी एक तरीके के सल्क होते तो वाइपर में है। अगर छोटे और बड़े सल्क साथ में है तो ये विसेला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखें, यदि तीसरा लेबियल स्केल्स नेजल स्केल्स और आँख को छूता है 7 में, तो सांप नाग अथवा शेष नाग होता है जो विसेला होता है। 7 में हम देखें, इसके अंदर तीसरा जो स्केल्स हैं वो लेबियल पल्प वगैरह इनको छू रहा है। यहाँ आप देखिए ये 3 नंबर, तो ये कोबरा या शेष नाग होगा जो बहुत विसेले होते हैं। सिर की पृष्ठ सतह पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के सल्क हो, परंतु तीसरा ओष्ठीय सल्क आँख को न छूता हो, तो इस तरीके से हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कछुओं और मगरमच्छों के स्केल्स, कछुओं और मगरमच्छों के स्केल्स की बात करें तो सल्क कोर छादी अर्थात एक दूसरे को ढके हुए नहीं होते और अलग अलग विकसित होते हैं। कछुओं में प्रत्येक स्केल्स के नीचे स्थित मेलपीगी लेयर वृद्धि के समय सल्क की परिधि पर कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे एक नई श्रृंगीय परत बन जाती है जो पुराने सल्क को कवच से दूर धकेल देते हैं। इस प्रकार की वृद्धि के कारण सल्क जो सकेंद्रित छल्लों की एक श्रृंखला से बना हुआ लगता है। चित्र 8.10 के अंदर यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल कछुए के कैरापेस के अंदर इस तरीके की संरचना पाई जाती है। साथ ही नेक्स्ट देखें हम, पक्षी के अंदर पक्षियों में एपिडर्मिस सल्क केवल टांगों और पैरों पर पाए जाते हैं। जलीय पक्षियों में पैरों पर अंगुलियों के बीच जाल बनाने वाले त्वचा भी सल्की होती है। मैमल्स के अंदर एपिडर्मल स्केल्स कई स्तनधारियों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः बालों से संबद्ध होते हैं। सल्की स्केली एंटीटर तथा आर्मीडिलो को छोड़कर अन्य मैमल्स में स्केल पूंछ और पंजों पर ही पाए जाते हैं, जैसे चूहों, ऊदबिलाव, छछूंदर आदि के अंदर होता है। स्केली एंटीटर मैनिस में इसकी वेंट्रल सरफेस को छोड़कर संपूर्ण शरीर जो है वो स्केल से ढका रहता है। आर्मीडिलो में सल्क बड़े बड़े होते हैं जो संयोजित होकर प्लेटें बनाते हो, जिनसे मिडल वेंट्रल सरफेस को छोड़कर शेष शरीर अर्थात सिर, कंधे, कूल्हे और शरीर का मध्य भाग ढके रहते हैं। आर्मीडिलो में मोल्टिंग नहीं होती, पर सल्क धीरे धीरे घिस जाते हैं और उनकी जगह नए सल्क बनते हैं। थैंक यू।